अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी रिवाइज करूँगी। ये वो टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो मतलब एनटीए के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और नीट में इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। इस जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली एसिड और बेस का पेयर होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मीन्स डिफरेंट बिटवीन टू स्पीशी ऑफ ओनली वन H प्लस आयन। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एसिड बेस पेयर का मतलब होता है कि जो स्पीशी है हमारी उसमें एक H प्लस और एक सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक HCl लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है कॉन्जुगेट वीक एसिड बेस में, ठीक है। ये मेरा H प्लस हो गया अलग और ये मेरा Cl माइनस यहाँ पे कॉन्जुगेट वीक बेस में ब्रेक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वीक एसिड लिया है जो कि CH3COOH है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है CH3CO माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया और H प्लस में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बेस ले लिया है जो कि NH4OH माइनस है, इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया NH4 प्लस में और OH माइनस में जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया। मैं यहाँ पे ये H और OH को नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ इसको बता रही हूँ। यहाँ पे सेम मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जो कि NaOH है और फिर मैंने इसी को इस तरह ब्रेक कर लिया है Na प्लस और OH माइनस जो कि एक कॉन्जुगेट वीक एसिड है। वीक एसिड में मैंने इसको ब्रेक करा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक नोट मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। देखो ये लाइन आपसे क्या कह रही है, जब मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ा तो उसने एक मुझे वीक एसिड दिया, यानी कि जब मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ती हूँ तो उसका जब ब्रेक करती हूँ तो ब्रेक करने के बाद वो मुझे एक वीक एसिड देता है। जब मैं एक वीक एसिड को तोड़ती हूँ तो वो मुझे ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, यानी कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस का एक वीक एसिड होता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यानी कि Ka मल्टीप्लाई Ka इन विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब ये 10⁻⁻14 इसलिए हुआ क्योंकि ये वाटर के लिए, मैंने न्यूट्रल पे लिया है तो ये इसलिए है, ठीक है। जब मैं PA और PKB को लिखती हूँ तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद सोल्ट आर, अब सोल्ट क्या होते हैं, सोल्ट आर रिगार्डेड एज कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव निगेटिव आयंस। द पॉजिटिव पार्ट केम फ्रॉम बेस while negative part uh, while negative part are acid salt और ionic compound। देखो क्या कह रहा है, ये बात ये कह रही है कि जो आपके सोल्ट हैं वो काय से बना हुआ होता है, सोल्ट बना हुआ होता है एक पॉजिटिव निगेटिव आयन से। पॉजिटिव निगेटिव आयन, अब ये कहाँ से आ गए, पॉजिटिव पार्ट जो आता है वो आता है बेस से और जो निगेटिव पार्ट आता है वो आता है एक एसिड से। जब मेरा तैयार हो जाता है एक सॉल्ट, ठीक है, हम इस सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड, अब तो मेरा एक तैयार हो जाता है सॉल्ट, वन आयनिक कंपाउंड दैट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। यानी कि एक कंपाउंड मेरा जब कॉम्बिनेशन करता है एसिड और बेस का तो एक सॉल्ट तैयार होता है। यानी कि जब मैं एक एसिड लेती हूँ और एक सॉल्ट लेती हूँ तो वो मुझे तैयार करके देता है एक एसिड लेती हूँ और एक बेस लेती हूँ तो वो मुझे तैयार करके देता है सॉल्ट और पानी। शायद मैंने पहले सॉल्ट बोल दिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया और जब मैंने एक बेस लिया तो मुझे यहाँ पे एक सॉल्ट मिला जो कि NaCl और पानी मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोलाइज पढ़ाती हूँ। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ सॉल्ट। यानी कि जब मैं सॉल्ट और पानी लेती हूँ तो सॉल्ट और पानी जब मुझे क्या कहते हैं क्या देते हैं, वो मुझे देते हैं एसिड और बेस, ठीक है। जब वो रिएक्ट करके देते तो मुझे क्या मिलता है,
एसिड और बेस बेसिकली ये दोनों चीज़ मुझे देते हैं, ये जस्ट अपोजिट है किसके, सॉल्ट के। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, हम इन चारों की हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं। देखो एक तो शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने लास्ट में तैयार कर रखी है, एक मतलब पूरे बॉक्स में मैंने शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, वो एक तरीके से पूरी कंबाइंड है, ठीक है। और एक मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा, तो मैं थोड़ा पहले डिटेल में पढ़ती हूँ और देन हम उस टेबल को पढ़ लेंगे। वो टेबल बेसिकली हमारे रिवीजन में काम आ जाएगी, ठीक है। एक बार पहले हम देख लेते हैं इसको थोड़ा डीप में। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, वीक, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस है, मैंने स्ट्रॉन्ग वीक लिख रखा है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल एज बोथ कैटायन एंड एनायन आर नॉट रिएक्टिव। देखो जब मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड लूँगी और एक स्ट्रॉन्ग बेस लूँगी तो दोनों चीज़ों का हाइड्रोलाइज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है कैटायन और एनायन वो रिएक्टिव नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इनका वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। पीएच और पीओएच जो है वो 7 होगा। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 7, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इनका pH 7 होगा, लिटमस पेपर पे इनका कोई फर्क पड़ने का नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग ली थी फर्स्ट वाले में, अब मैं एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक ले रही हूँ, ठीक है। In this type salt hydrolysis cation react with water therefore called cationic hydrolysis। जो मेरा cation है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, और इसी चीज़ को मैं cationic hydrolysis बोलती हूँ। सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, सॉल्यूशन मेरा एसिडिक बन जाता है क्योंकि कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो एसिडिक होगा, और जो H+ की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। पीएच का सॉल्यूशन जो है वो लेस देन 7 होगा। हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कंसंट्रेशन H+ की बढ़ी है तो pH भी बढ़ना चाहिए, लेकिन pH यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, लेस देन 7 हो जाता है। सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस को रेड पेपर में कन्वर्ट कर देती है। अब ये KH+ वगैरह क्या लिख रखा है ये अभी बताती हूँ, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि KH इज इक्वल्स टू KW/KB, H इज इक्वल्स टू √KH/C और KW अपॉन KB इंटू में C। H+ की कंसंट्रेशन को मैं KW इंटू में C यानी कि C कंसंट्रेशन है और KB ये क्या है अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, पहले फॉर्मूला देख लो, ठीक है। pH अगर मैं इस वाले केस का pH लिख रही हूँ तो ये होगा आपका 7 - 1/2 KB - 1/2 log C, ठीक है। दोनों ही में माइनस है, 1/2 KB - 1/2 log C, ठीक है। अब देखो KH यहाँ पे है हाइड्रोलाइज कांस्टेंट, KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एक बार और रिपीट करती हूँ, KH जो है वो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka है आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट एसिड, Kb है आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट बेस, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया था, मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ। इसमें क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में अनायन रिएक्ट विथ वाटर, देयरफॉर ये आयनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एंड द अनायन सॉल्ट विच हैज़ केम फ्रॉम वीक एसिड इज रिएक्टिव, ठीक है। जो सॉल्यूशन जो बनता है वो बेसिक बनता है और जो OH की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और pH जो है वो 7 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में, ये जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है। उसके बाद ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आई विल शेयर इट, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस इसी में होती है क्योंकि दोनों चीज़ वीक है। बेसिकली अगर मुझे हाइड्रोलाइज करनी होती है तो मुझे एक पार्ट वीक लेना होता है, या तो अगर मेरे पास मान लो एक पार्ट मेरे पास जो वीक मिल जाए तो मुझे हाइड्रोलाइसिस बढ़िया हो जाती है। लेकिन अगर मुझे दोनों ही पार्ट वीक मिल जाए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी, तो दोनों ही पार्ट वीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोलाइज होगी। अब maximum hydrolysis is occur of salt of weak acid and weak base as both the cation and anion are reactive, क्योंकि दोनों ही चीज़ रिएक्टिव होंगी। क्या यहाँ पे एक पार्ट रिएक्टिव नहीं है, दोनों ही पार्ट रिएक्टिव हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोलाइज होती है। सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट
सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल बट इट मे बी एसिडिक और बेसिक, डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन वो एसिडिक भी हो सकता है नेचर में और वो बेसिक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि H प्लस ज़्यादा है या OH माइनस ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। पीएच जो है सॉल्यूशन का वो नियर टू 7 रहता है। अब यहाँ पे जो मैं टेबल की बात करी थी, एक मैंने टेबल बना रखी है, वो यही टेबल है, देखो वो यही वाली टेबल है। एक मिनट में इसको सेट कर लूँ। हाँ, अब दिख रही है शायद पूरी। हाँ, अब दिख रही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब मेरे पास दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग थी तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमने देखा था, तो न्यूट्रल रहा सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक वीक बेस था, तो क्या हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ KH KW बटा KB, H के अंडर रूट KW KB इंटू में C, H दो फॉर्मूला है H के KW इंटू में C अपॉन KB। ये H जो है ये वो है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट और ये H प्लस की कंसंट्रेशन है। ठीक है, दो नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एक ही है, ये आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है और ये आपका H प्लस की कंसंट्रेशन है। ठीक है, pH जो है दोनों माइनस होगा, मैंने आपको बताया था। अगर मैंने यहाँ पर वीक क्या कहते हैं एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तब क्या होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, KH की वैल्यू KW अपॉन में KA होगी, के और आपका H हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KW अपॉन में K इंटू में C होगा, OH CH KW इंटू में C KA होगा, और pH में जो है दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो दोनों ही वीक है तो KH KW अपॉन में K इंटू में K भी होगा, क्योंकि दोनों है तो दोनों लूँगी। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों चीज़ लूँगी, यहाँ पर K इंटू में H करूँगी या फिर KW इंटू में K अपॉन में K भी करूँगी। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है कि ऊपर K है या KB है, तो A B से याद कर सकते हैं, ABCD में पहले A आता है फिर B आता है, इस तरह याद कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वीक एसिड और वीक बेस के लिए। वीक एसिड और वीक बेस के लिए pKa जो है वो छोटा होता है pKb से, और Ka जो है वो बड़ा होता है Kb से, तो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होगा मेरा नेचर सॉल्यूशन का, और pH जो है वो <7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा Kb बड़ा है Ka से, तो स्लाइटली बेसिक होगा सॉल्यूशन, और pH जो है वो 7 से थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो दोनों ही चीज़ बराबर है तो न्यूट्रल होगा, pH जो है वो 7 हो जाएगा। अब विच सॉल्ट अंडरगो मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कह रखा है कि कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको ब्रेक कर करके देखूँगी। तो जब मैंने इसको ब्रेक करा तो जब मेरा आया आंसर तो वो ये वाला आया है। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी कर दिया है, दिखा दिया है आपको कि मैंने कौन से फॉर्मूले से इस चीज़ को करा है। देखो यहाँ पर ये रहा, हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज, जैसे ही मेरी कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन मेरी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट H जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, वैसे ये वाला क्वेश्चन जब मैंने खुद करा था फर्स्ट टाइम तो आई डिड दिस बट इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगी वैसे आपका H बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोल NH4CN एक्वस सोल्यूशन, गिव Ka ऑफ HCN एंड Kb ऑफ NH4 इज इतना इतना दे रखा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, NH4CN सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि एक वीक एसिड और वीक बेस का बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ वीक है तो आपको पता होगा कि दोनों में एक पे प्लस एक में माइनस आएगा। तो 7 प्लस pKa की वैल्यू हमें दी हुई थी और pKb की वैल्यू भी दी रखी थी, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, द कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, Kb दे रखा है, तो KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन में Kb। अब मैं यहाँ पर Kb की वैल्यू पुट करूँगी और यहाँ पर एक KW लिखूँगी, KW जो कि मेरा फिक्स होता है पानी के लिए, ये पानी का होता है। ठीक है, पानी, क्योंकि यहाँ पे W जो है ना वाटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो ये मैंने लिखा, ये सॉल्व करके आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द पीएच ऑफ इतना मोल एक्वस सॉल्यूशन KCN एट रूम टेम्परेचर इफ KA4 HCN इज इतना। HCN के लिए मुझे K दे रखा है और मुझसे पूछा क्या है, पीएच पूछा है इतने मोल KCN का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है एक किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्यूशन है, तो मेरा यहाँ पर दोनों चीज़ प्लस होगी। pKa भी दे रखा है और लॉग सी कंसंट्रेशन भी दे रखी है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट करके। अगर बेसिकली आपने वो टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी वो याद कर ली तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है NH4Cl 0.1% हाइड्रोजन इन इट्स 0.01 मोल एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ Kb4NH4OH इज 10⁻⁻6, ठीक है। ये सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि जो सॉल्ट हमें दे रखा है वो कैसा है, वीक बेस सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ठीक है। अब यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ पर देखो मोल्स पहले दे रखा है, मैं सबसे पहले मोल लिख लिए मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10⁻³ लिखा है और ये मेरा यहाँ पे सॉल्व करके pH आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और NTA तो भाई फेवरेट है, इस NTA का तो फेवरेट ही है। NTA हर बार इससे सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ये होती है मोलैरिटी एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, सॉल्युबिलिटी बोलती हूँ। देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको शायद पता होगा, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम पढ़ते हैं 3 तरीके के, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको शायद पता होगा। अब यहाँ पे हम बेसिकली अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ सॉल्युबिलिटी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम, सब बस फर्क यही है कि इसमें ये जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है यही मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें मोल्स जो है वो मैक्सिमम आ जाते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही है कि उसमें मैंने मैक्सिमम जितना भी आ सकता था उतना भर दिया है, तो क्या हो गया, मैं उसमें मैक्सिमम का मैक्सिमम सॉल्यूट जो है भर चुकी हूँ, तो उसमें मैक्सिमम मोल्स मेरे कितने आ सकते हैं सॉल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब और यहाँ पे ये मैंने इसकी यूनिट लिख रखी है, मोल पर लीटर हो जाएगी, जो कि मोलैरिटी की यूनिट होती है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से थोड़ा सा, ताकि क्लियरिफाई हो जाए कि आखिर हम निकालेंगे कैसे, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन से निकाल रखा है। मैं आपको क्वेश्चन शायद आपको पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखो क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCO3 इज 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 2 ग्राम ऑफ इट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मुझे दे रखी है 10⁻5 और 2 ग्राम में मुझे बताना है वॉल्यूम, मुझे फाइंड वॉल्यूम करना है, ठीक है। यही है बेसिकली क्वेश्चन। तो मुझे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मोल्स अपॉन, यहाँ पे मोल्स तो नहीं दे रखे हैं, ग्राम दे रखा है, मोल्स मैंने यहाँ पर लिखे, ये मोल्स कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ पे ये ग्राम है इसका जो कि दे रखा था, और ये CaCO3 के यहाँ पे मैंने मोलर मास लिखा है, यहाँ पे ये जो 100 लिखा है, ठीक है। वॉल्यूम आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP, उसके बीच का रिलेशनशिप भी हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है, ठीक है। ये KSP जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। KSP क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। अब मैं KSP जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको KSP कैसे। देखो KSP अगर मुझे निकला है, मान लो CaCl2 का मुझे KSP लिखना है, तो CaCl2 को मैं ब्रेक करूंगी और KSP देखो ये इस तरह आ जाएगा। Ca को मैंने ब्रेक करा Ca2+ में, और Cl को माइनस Ca2+ में, और Cl को मैंने 2Cl- में ब्रेक करा, तो Ca2+ हो गया और ये 2Cl- हो गया, ठीक है। तो ये मेरी आ गई KSP इसकी। इसी तरह मैंने Al के लिए कर रखा है, देख लो यहाँ पर। अब रिलेशनशिप जान लेते हैं S और KSP का। देखो यहाँ पे हमें उससे तो कोई मतलब ही था नहीं, यही है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो अब है कि हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए S और KSP का, इसी से क्वेश्चन आते हैं, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। देखो
AgCl, BaSO4 और CH3COH, ये सब इस तरीके के AB टाइप के सॉल्ट है। AB टाइप मतलब एक ही मोल उसका है और एक ही मोल उसका, इसी को हम AB टाइप सॉल्ट बोलते हैं। तो मैंने AB को सबसे पहले ब्रेक करा, मान लो इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन 0, इसकी भी कंसनट्रेशन 0, ये अल्फा है। तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस एस और एस क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इसकी, ठीक है। अब मैं KSP जब लिखूंगी तो A प्लस इसके लिए, B माइनस इसके लिए, और ये आ जाएगा आपका S और S, ये हो जाएगा आपका S स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट KSP अगर मेरा मान लो AB3 के लिए या फिर A3B के लिए, अच्छा ये वाला अभी बताती हूँ, पहले ये वाला देखो, सेकेंड वाला मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो बहुत ही जल्दी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला हम देख लेते हैं पहले, CaCl2 को Ca और Br2K2 का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्रेक कर रखा है NH4 2SO4 को, और K2SO4 और K2CO3 को। मैंने AB2 को ब्रेक करा है, तो A2 प्लस हो गया और 2B माइनस हो गया, अल्फा 0 0, अल्फा माइनस S, और ये जो मेरा 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये यहाँ पर आ गया और इसका S हो गया, ठीक है। तो A2 प्लस और B S माइनस। अब ये जो मेरा ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको मैं एज इट इज़ भी लिखूंगी और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरा पावर में भी जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2S का स्क्वायर इसके लिए और इसके लिए S, तो ये हो जाएगा मेरा 4S का क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको पहले दिखाती हूँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट जब बताऊंगी तो वो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाती हूँ एक बार इसकी, देखिए ये वाली थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। देखो, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि मैं कोई भी पार्ट लूँ, उसको सबसे पहले मैं ब्रेक करूँगी, इनिशियली कंसंट्रेशन 0 मानूंगी और फिर इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सॉल्युबिलिटी की मल्टीप्लाई करूँगी। जहाँ पे कुछ भी दे रखा होगा उसको मैं x की पावर x करूँगी, y की पावर y करूँगी और s में x प्लस वाई करूँगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमें मान लो रिलेशनशिप निकालना, फाइंड S एंड KSP ऑफ LiAlSO4 3। तो LiAlSO4 2 को अल्फा माइनस S और 2S, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन अल्फा मानी थी मैंने, इसकी 0, इसकी 0 और इसकी भी 0। जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो अल्फा माइनस S है, इसकी S, इसकी S और इसकी 2S, क्योंकि ये 2S है, ठीक है। तो जो KSP आएगी वो मेरी आएगी S की पावर 1, S की पावर 1, 2S की पावर 2, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट बताती हूँ कि उसमें आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो शॉर्ट ट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाए। देखो अब यहाँ पर देखना, ये मैंने ये यहाँ पे देखो, जनरल मैंने इक्वेशन लिख रखी है, ए के लिए तो 1 ही दे रखा है और B को 3 दे रखा है, तो x 1 हो गया, y 3 हो गया, तो x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस वाई। देखो यहाँ पे सॉल्व होके आंसर आ गया। फोर्थ वाला पार्ट देखो आप एक बार, KSP यहाँ पर दे रखा है A2B3 और A3B2 टाइप सॉल्ट, यहाँ पे इसकी पावर 2, इस x की पावर x, 3 की पावर y की पावर y, 3 की पावर 3, x प्लस वाई, यह मेरा आ गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे Ag प्लस इन सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag2S इज फाउंड टू बी इतना, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2S। Ag2S को मैंने इनिशियली इसको अल्फा माना है, इसको 0 माना है और इसको भी 0 माना है। फाइनली मेरा अल्फा माइनस S हो गया, ये हो गया मेरा 2S क्योंकि इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा, और ये हो गया मेरा S। हियर इन क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, देखो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 की पावर 5, तो मैंने Ag प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू रखी, यहाँ पे Ag प्लस जो मेरा ये आया है ये मैंने यहाँ लिखा, S जो है मेरा यहाँ से आ गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी आ गई। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x की पावर x और इसकी y की पावर y, तो ये हो गया मेरा ये हो गया यहाँ पे 2 की पावर 2 और s की पावर 1 की पावर 1, ठीक है, और s हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1 यानी कि 4 s की पावर 3 हो गया ना, तो 4s की पावर क्यों। अब ये जो है मेरा s मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl कंटेन इतना ग्राम ऑफ AgCl, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो हम क्या कर रहे हैं, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं, मोल्स कैसे आएगा, ग्राम अपॉन में मोलर मास, ठीक है, और
मैंने यहाँ पे 1000 से ऊपर डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि ये ml में दे रखा था क्वेश्चन में, देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1000 से ऊपर डिवाइड कर दिया है। इसकी कंसंट्रेशन जब मैं इसको काटा पीटी करूँगी तो ये मेरा S जो है सॉल्युबिलिटी माइनस का 1 आ गया, तो KSP जो है मेरा क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर 10⁻⁻²। S का स्क्वायर इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन है 1 और 1 क्या हो जाएगा, S की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो pH ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnOH2 एट 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पे इज 12, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले Zn को मैंने ब्रेक करा है, वही सेम चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी। KSP4S का क्यों हो गया, सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसमें pH दे रखा है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से S निकालूंगी सॉल्युबिलिटी pH की हेल्प से। किस तरह निकालूंगी pH की हेल्प से, सॉल्युबिलिटी देखना, pH दे रखा है, POH क्या आ जाएगा 14 माइनस का 12, OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब OH जो मेरा यहाँ पर ये है, ये कितना है 2S, तो 2S मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद 10⁻⁻², तो यहाँ से मेरा सॉल्युबिलिटी आ गई, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, आंसर आ गया है। ठीक है, अब कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, अब ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, आयनिक प्रोडक्ट और QSP। ये क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो एप्लीकेबल है ओनली ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर देखो ये जो प्रेसिपिटेशन बनता है यानी कि जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ जब बनता है जब मेरा आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से ज़्यादा होता है। लेकिन कंडीशन तो दोनों ही पढ़नी है हमें। देखो क्या, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से छोटा है तो जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेट होगा और प्रेसिपिटेट नहीं बनने का। ठीक है, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है तो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट होगा और सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा देखो सिर्फ यहीं पे प्रेसिपिटेट बनता है, मैंने लिख भी रखा है, अगर आयनिक प्रोडक्ट मेरा बड़ा होता है KSP से तो सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, हैंस द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसंट्रेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे दे रखा है Pb2 प्लस 10⁻⁻5 आई दे रखा है 10⁻⁻2। सबसे पहले मुझे जो KSP दे रखी है वो दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻3, मुझे 13, मुझे इसी से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी कंपेयर, सबसे पहले मैंने PbI2 को ब्रेक करा। जब मैंने PbI2 को ब्रेक करा, देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके दिखा रखा है नीचे, जब मैंने PbI2 को ब्रेक करा तो ये Pb2 प्लस और I-2 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी I2 है, तो मैं सब में यहाँ पर I में जो है 2 की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 10⁻⁻5, ये हो जाएगा टोटल 10⁻⁻15। सेम एज इट इज़ इसमें कराए 10⁻⁻4, ये वाला तो ऐसे ही रहा, 10⁻⁻4 इंटू 2 करा 10⁻⁻8 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 10⁻⁻15। सारे में मैंने इसी तरह अप्लाई करा। तो देखो इस वाले में क्या आया है, इसमें मेरा ये प्रेसिपिटेट ज़्यादा आया है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आई है इससे, तो ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है pH पे बेस्ड है, ये देखो क्या कह रहा है, तो ये वैसे इसका ही प्रेसिपिटेट का, लेकिन pH इसमें दे रखा, कुछ अतरंगी सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो द pH ऑफ 0 दिख रहा है, हाँ, द pH ऑफ 0.01 मोल MgNO3 सोल्यूशन इज 4, डज MgOH2 प्रेसिपिटेट और नॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व करा के पूछ रहा है कि हमें ये प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं। इफ़ KSP ऑफ MgOH2 इज 4 इंटू 10⁻⁻11, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, pH जो मुझे दे रखा है उससे मैं POH और OH की कंसंट्रेशन निकाल ले रही हूँ। तो Mg2 प्लस जब मैंने इसको ब्रेक करा है, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने 10⁻⁻3 करा 10⁻⁻2, और ये जो मेरा यहाँ पर ये वाला 2 था इसको मल्टीप्लाई करी तो ये मेरा आ गया 10⁻⁻23। लेकिन यहाँ पे तो 10⁻⁻11 था, तो ये इससे बढ़ गया, तो यानी कि वैल्यू हो गई KSP की ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट से, तो PPT नहीं बनने का। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट pH डज CaOH2 बिगिन टू प्रेसिपिटेट, KSP ऑफ CaOH2 इज इतना। ठीक है, तो KSP जब सबसे पहले मैं इसको CaOH2 को ब्रेक करूँगी, KSP मुझे दे रखा है और यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा ब्रेक करके, इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे आपको निकालनी बता दी है मैंने आपको ऑलरेडी कैसे निकालनी है।
तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर CaOH2 जब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ तो इसको मैंने इनिशियली तो 0 0 माना, अल्फा माइनस एस एस 2s, तो OH की जो कंसनट्रेशन है 2 × एस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, POH आ जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं बात कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी पर। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl KSP इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 इन द प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁻2 मोल NaCl। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी पर। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl KSP विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 इन द प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁻10 मोल NaCl सॉल्यूशन। इसका इनिशियली मैंने 0 0 माना है, अल्फा माइनस एस एस और एस प्लस सी। हमें बतानी है सॉल्युबिलिटी AgCl की। KSP हमें दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁻2 m NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो NaCl यहाँ पे मैंने इसको भी ब्रेक करा है। देखो यहाँ पे Cl और Cl ये कॉमन है, तो इसी चीज़ को मैं देखो यहाँ पर क्या करूँगी, Ag प्लस और Cl माइनस, इन दोनों को मैं कॉमनली ले लूँगी, S प्लस C, और ये मेरा हो जाएगा S। तो अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो S का स्क्वायर हो गया प्लस S इंटू में C। देखो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट ये ना करके मैं यहाँ पे क्या करूँ, S प्लस सी, मैं यहीं पे इसको 0 कर दूँ तो ये बचेगा ही मेरा SC, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी कर सकती हूँ और उसके बाद KSP मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnCl2 वाटर इज इतना, अच्छा आपको क्वेश्चन अब दिख रहा है, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnCl2 इन वाटर इज 10⁻⁻6 मोल एट 25 डिग्री एट द सेम टेम्परेचर, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnCl2 इन 0.2 मोल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ZnCl2 को जब मैंने ब्रेक करा तो ये इस तरह ब्रेक हो गया, इनिशियली इसका भी 0 0 और ये मैंने इसको करा। जब मेरा Cl देखा तो Cl कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे अब ये 4SQ आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ किस तरह निकालना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, S की वैल्यू यहाँ पे जो हमें सॉल्युबिलिटी